हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडुजिन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, बाबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बाबर से संबंधित जितने सारे अभी तक प्रश्न आए हुए हैं आपके एनटीपीसी और बिहार एसआई में, वो सभी प्रश्नों का हम जिक्र करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बाबर से रिलेटेड हैं और इन सभी प्रश्नों का बार बार रिपीट हुआ है। वो ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, अधिकतर रेलवे में। तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं बाबर का, कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। अब चलिए, आपको दिख रहा हो बाबर का पूरा नाम क्या था? यह भी आपके प्रश्न आया हुआ है। तो बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, तो बाबर का पूरा नाम मेरे दोस्त आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ कि बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, वो अभी नोट डाउन कर लें। 14 फरवरी 1483 को फरगान में हुआ था। देखिए, जगह कहाँ? फरगान। कब? 1483। कब? 14 फरवरी। तो आपको याद करने का हम तरीका बताते हैं। 1483, ठीक है, को फरगान में हुआ था बाबर का जन्म। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए फिर बाबर का संबंध किस वंश से था? देखिए, बाबर का जो संबंध है वह किस वंश से था? तो आप सभी फटाफट नोट डाउन करिएगा कि बाबर का संबंध किस वंश से था। तो अपने देखिए, चीज़ों को समझिएगा, उसका वंश क्या था। तो अपने पिता की ओर से तैमूर का वंशज, समझिए, अगर अपने पिता की तरफ से पूछे तो वह उसके पिता तैमूर के वंशज एवं माता की ओर से चंगेज वंशज था। इसका परिवार जो है तुर्क जाति के चगताई वंश के अंतर्गत आता था। समझिए चीज़ों को, ठीक है। अपने पिता की ओर से तैमूर वंशज एवं माता की ओर से चंगेज वंशज, यानी कि कभी पूछ दे कि बाबर का जो पिता है वह किस वंश से थे, तो तैमूर, और माता जो है वह चंगेज वंश से, और इसका परिवार तुर्क जाति के चगताई वंश के अंतर्गत आता है। ठीक है, चगताई वंश। क्लियर है मेरे दोस्त? तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाबर के माता एवं पिता का नाम क्या था। तो माता का नाम कुतलुग निगार खानम तथा पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। समझिएगा, बाबर के माता पिता का नाम आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछ देगा कि माता का नाम क्या था, तो कुतलुग निगार खानम तथा पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ठीक है, माता का नाम कुतलुग निगार खानम तथा पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि बाबर फरगान का शासक कब बना। देखिए, बाबर जो है इसका जन्म फरगान में हुआ था 14 फरवरी 1483 में। बाबर शासक फरगान का कब बना? तो देखिए, 1483 में इसका जन्म होता है और यह 1494 में बन जाता है। इसका मतलब क्या समझें कि 7 और 4 11 साल की उम्र में यह शासक बन जाता है। अब चलिए हम चलते हैं कि भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने निमंत्रण भेजा था। समझिएगा इस प्रश्न को कि भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने निमंत्रण भेजा था। तो आपका आंसर होगा लाहौर के गवर्नर। ठीक है, लाहौर के गवर्नर दौलत खां लोदी ने, उसने अपने पुत्र दिलावर खां एवं आलम खां को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण लेकर बाबर के पास भेजा था। ये पास है, ठीक है, तो पास भेजा था। ठीक है, तो किसने भेजा था? तो लाहौर के गवर्नर दौलत खां लोदी ने। ठीक है, उसने अपने पुत्र तो पुत्र दिलावर खां एवं आलम खां को भारत पर आक्रमण करने के लिए यह निमंत्रण लेकर बाबर के पास भेजा था। तो कौन कौन इसके दोनों पुत्र थे? तो दिलावर खां और आलम खां। ठीक है, किसके भाई? तो दौलत खां के 2 पुत्र दिलावर और आलम खां, और यह दोनों पुत्र बाबर के पास गए थे निमंत्रण लेकर। ठीक है मेरे भाई, चलिए फिर दौलत खां के अतिरिक्त और किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था? तो मेवाड़ के शासक राणा संगा ने। ठीक है, मेवाड़ के शासक जो थे वह थे राणा संगा ने। ठीक है मेरे भाई, अब चलिए इस प्रश्न को इस तरीके से भी घुमा सकता है, ठीक है, कि भारत पर आक्रमण कराने के लिए पहला भारतीय शासक कौन था? तो वह थे मेवाड़ के शासक राणा संगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कि भारत पर बाबर का 5वां एवं अंतिम अभियान कब और किसके विरुद्ध था। बाबर का 5वां देखिएगा, 5वां और अंतिम अभियान जो है वह किसके विरुद्ध था? तो आप सभी नोट डाउन करिएगा, ठीक है, कि 1526 में। देखिए, ये 1483 में इसका जन्म होता है और यह 11 साल यानी कि 83 और 1 94 में यह शासक बनता है, और 1526 ईस्वी में इसका अंतिम अभियान होता है इब्राहिम लोदी के विरुद्ध।
ठीक है मेरे दोस्त, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। अब हम लोग चलते हैं कि भारत में मुगल वंश के स्थापना कब हुई। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में होती है, यानी कि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, ठीक है, यह स्थापित कर देता है अपना। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं कि बाबर ने, ठीक है, ये वह है, बाबर ने किसे हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली। तो इब्राहिम लोदी को हरा करके। कब हराया? 1526 में। कितनीवीं बार आक्रमण करके? तो 5वीं बार। ठीक है मेरे भाई। चलिए फिर, पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच हुई। तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी क्या होते हैं, पराजित हुआ और इसे इस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो तुलगमा युद्ध नीति। वह उसका कौन सा युद्ध नीति था? तो तुलगमा। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और आप सभी नोट डाउन कर लेना, तुलगमा युद्ध नीति। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के साथ दो प्रसिद्ध निशानेबाज तोपची कौन थे। तोपची मतलब तोप चलाने वाले। तो वह अपने दो प्रमुख निशानेबाज को लेकर अपने साथ था, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, तो यह पूछ सकता है आपसे कभी कभी कि मुस्तफ़ा कौन था। तो मुस्तफ़ा तोपची था, यानी प्रसिद्ध निशानेबाज थे बाबर के लड़ाई में। पानीपत ने की पहली लड़ाई में बाबर के साथ दो तोपची थे, एक उस्ताद अली और एक आपका मुस्तफ़ा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था। तो वह भी बाबर ने। ठीक है, बारूद का सबसे पहले उपयोग करने वाला शासक तो बाबर। राणा संगा और भारत के सरदार बाबर के बारे में क्या सोचते थे। राणा संगा और भारत के जो सरदार थे वह बाबर के बारे में क्या सोचते थे। तो वह यही सोचते थे कि लोदी सुल्तान को पराजित करके लूट के, ठीक है, धन का अपना हिस्सा लेकर काबुल वापस लौट जाएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। यह वही सोचते थे कि बस ये क्या करेगा, आएगा और लूटेगा और बस यह अपना वापस लेके हिस्सा चला जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, बाबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ। तो 1526 ईस्वी को दिल्ली में 27 अप्रैल। देखिएगा 27 अप्रैल 1526 में। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बाबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था। 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। देखिएगा, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो 1527 में होता है। देखिए 1526 में उसका राज्याभिषेक होता है अप्रैल में, और 1527 ईस्वी में बाबर और मेवाड़ के राजपूत शासक राणा संगा के बीच भी युद्ध होता है, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, और अभी राणा संगा क्या सोच रहा था कि वो लोदी वंश को लूटेगा, लोदी सल्तनत को लूटेगा और लूट के फिर वो वापस चला जाएगा। ठीक है, तब तक राणा संगा पे भी वो हाथ आजमा लिया। देखिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राणा संगा के विरुद्ध में किसने जिहाद का नारा दिया था। तो बाबर ने ही जिहाद का नारा दिया था। ठीक है मेरे भाई। अब चले कि खानवा युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, यानी गाजी। ठीक है, खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सा उपाधि धारण की। तो गाजी। यह प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद बाबर ने धारण की। तो खानवा युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद। तो खानवा युद्ध के बाद। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। तो आप सभी जानते हैं कि चंदेरी का जो युद्ध है वह 1528 में ईस्वी में बाबर और चंदेरी के सूबेदार मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। इसमें भी बाबर की जीत होती है। 1527 में राणा संगा, 1528 में बाबर और चंदेरी की युद्ध होती है। चंदेरी की युद्ध में चंदेरी का एक सूबेदार था जिसका क्या नाम था, मेदिनी राय। समझिएगा, मेदिनी राय और मेदिनी राय के बीच इसका युद्ध होता है, जिसमें बाबर की विजय हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं, घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो घाघरा का जो युद्ध है वह 1529 ईस्वी में बिहार और बंगाल अफगान शासक की संयुक्त सेना, देखिए बिहार, बंगाल और अफगान शासक की संयुक्त सेना एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें फिर से बाबर की विजय हुई थी। बाबर की बार बार विजय हुई, 27, 28 और 29। 26 में वह राजा बना भारत में। ठीक है,
अब चलिए, बाबर की मृत्यु कब हुई? भाई साहब, बाबर की मृत्यु भी हो गई, और यह देखिए 27 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1530 में। तो जीता कितने साल है आप सभी बताइएगा? जीता वह कितने साल है? 83 में जन्म लेता है, 1483 में, और 30 में मर जाता है। ठीक है, देखिए 27 और 30 57। बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया भाई साहब? तो काबुल में। बाबर का शव कहाँ दफनाया गया? तो काबुल में। बहुत ही शानदार सवाल था। अब चलिए, बाबरनामा का विषय वस्तु क्या था? तो बाबर की आत्मकथा। कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि बाबरनामा का विषय वस्तु क्या है? तो बाबर की आत्मकथा। अब हम लोग बात करते हैं बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो तुर्की भाषा में। ठीक है, बाबरनामा जो है वह किस भाषा की लिखी गई पुस्तक है? तो तुर्की भाषा में है। अब चलिए कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की विजय का प्रमुख कारण क्या था? तो तुलगमा युद्ध, नीति एवं तोपों का प्रयोग। देखिए, ये फिर से आ गया ये प्रश्न घुमा के कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की विजय का प्रमुख कारण क्या था? तो तुलगमा युद्ध की नीति एवं तोपों का जो प्रयोग किया था, जिस वजह से वह जीत हासिल कर लिया। बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मीर बकी ने। इस चीज़ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तो अयोध्या में फिर बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनने लगा, लेकिन बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने कराया। ठीक है मेरे भाई। अब चलिए हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ये बाबरनामा था तुर्की भाषा में, और फिर इसे फारसी भाषा में किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। इसे फारसी भाषा में किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि आगरे का आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर ने करवाया था। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आगरे का आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर ने। आई होप आप सभी को ये सभी प्रश्न बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लगे होंगे। तो आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी इसी तरीके का सेशन चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर बाबर के बाद फिर हम किसी न किसी शासक के बारे में लेके आएंगे, वो सभी प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ये सेशन आप सभी देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल पे, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करें एक बार। फिलहाल के लिए इतना ही।